ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं राजेंद्र बोड़ा जी। सर, बारिश हुई, जब बारिश होती है मेरा मन प्रसन्न होता है, सभी का होता है, मौसम सभी के लिए इंतजार रहता है और लंबा हो गया मानसून में इंतजार। लेकिन हल्की सी बारिश पूरे निगम की, जेडीए की, प्रशासन की, स्मार्ट सिटी की सारे दावों की पोल खोलकर रख देती है। ड्रेनेज व्यवस्था चौपट नजर आती है। ऐसे में कैसे कोई दुआ करे कि बरस जाओ, दिल कर रहा है। बरसने की दुआ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश होगी तो हमको भोजन मिलेगा, किसान खेती करेगा, खेती होगी तो हमारा पेट भरेगा, किसान का भी पेट भरेगा। ये समस्या हमारी है, बनाई हुई, ये कोई प्रकृति ने हमको नहीं दी है। जयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, जिस तरह की बस्तियां हमने बसाई उसमें हमारे पास सारा विज्ञान का ज्ञान है। बस्तियां कैसे बसनी चाहिए, हम मास्टर प्लान बनाते हैं, हमारी सड़कें कैसी बननी चाहिए, उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बरसात का पानी कैसे निकले, घरों का पानी कैसे निकले, इसकी सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उनको करेगा कौन? मुश्किल हमारी ये है कि जो लोग करने वाले हैं, इतने सारे इंजीनियर लगे हुए हैं, सब प्रशासनिक पदों पर लगे हुए हैं। अब उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की? जब कोई भी सड़क बनती है तो एक इंजीनियर होता है जो अप्रूव करता है आपने ठीक बनाई है, उसके बाद ही उसका भुगतान होता है। अगर ये सब ठीक बनी थी और उसका ठीक भुगतान हो गया तो फिर ये पानी क्यों रुका? सच यह है कि हमारे जो भी प्लानिंग है, प्लानिंग लेवल पर सारा ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर उसको जहाँ पर हम काम करते हैं वहां पर खोट आती है। खोट क्यों आती है? कुछ चीजों का लालच होता है। सड़क बनाने वाले से आप कुछ अपेक्षा करते हैं, बिल पास करने वाला कुछ अपेक्षा करता है, तो तिल से निकलेगा। तो वो जो काम कर रहा है वो उसी में से कम करेगा, कुछ न कुछ काम में खोट करेगा, और आपको आंख इधर करनी पड़ेगी। जो जांच करता है, जो नियंत्रक है या जो इंजीनियर है जिसको ये अप्रूव करना है, उसको जरा सी आंख फेरनी पड़ेगी। क्यों? कि उसको अपनी जेब भरनी है। इस 70 साल से ये हो रहा है और आज भी हो रहा है। मुश्किल ये है और उसका हम तकलीफ भोगते हैं। और एज ए नागरिक भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उस रो में बहा जाता हूँ। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे अपना मकान बनाना है, मुझको कुछ मकान के लिए जगह छोड़नी, आगे छोड़नी, पीछे छोड़नी, जो भी व्यवस्था है मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और उल्टा कोशिश ये करता हूँ कि घर के आगे भी मैं 2-3 फीट कुछ और कब्जा कर लूँ, चबूतरा बना लूं। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति चुनूं जो ऐसे टाइम में अगर कोई मुझे पकड़ना है तो मुझे छुड़ा ले। तो ये जो सारी चीज हमारे अंदर आ गई है कि कानून की पालना न करना, ये हमारी समस्या है। अभी कल की एक खबर थी कि 27 हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछा जो प्रशासन से, सरकार से, 31 बांध, जयपुर राजधानी की बात की जाए, उसमें से 28 की हालत ये है कि वो बांध अब बांध नहीं रहे, सूखे पड़े, कब्जे हो गए, अतिक्रमण हो गए। आंखों के सामने, ये तो आंखों के सामने हुआ है ना। रामगढ़ बांध का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। हमने बचपन से अब तक ये देखा है, वहां पर एशियन गेम्स का रोइंग इवेंट हुआ, इतना पानी था, सारे जयपुर शहर का पानी की पेयजल आपूर्ति वहीं से होती थी। वहां क्या हो गया? क्यों हो गया? एक बूंद पानी नहीं। ये कोई रातों रात तो नहीं हुआ, हमारे सामने हुआ। किन लोगों के सामने हुआ? उन लोगों के सामने हुआ जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना हो। मुझे याद पड़ता है कि उसके पास में एक कानोता है, कानोता के पास भी एक छोटा सा बांध था। तो साहब वहां क्या हुआ? हम ऐसी भी देखते हैं कि एक बांध बना हुआ है, उसमें स्लूइस गेट्स होते हैं, खोलने से पानी निकल जाता है। अब ठीक उसके सामने हमने देखा कि एक बिल्डिंग बन गई उस धारा में। ये कैसे हो गया भाई? ये तो असंभव है ना। उसके पास में बन जाए इसके वो, लेकिन ये जो गेट बना हुआ है बांध का, उसी के 200 फीट सामने एक बड़ी बिल्डिंग बन गई 3 मंजिल की। और वो बिल्डिंग बनी, वहां तक पानी नहीं आएगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था आगे की गई होगी। आपने पानी के सारे जो प्राकृतिक रास्ते थे उनको पहले तो धीरे शनय ये जानकारी में था, राजनेता की जानकारी में था, क्योंकि उसको वोट लेना था। वो कह रहा अच्छा किए जाओ। और ये जब किए गए तो फिर अंत क्या हुआ कि रामगढ़ का पानी खत्म हो गया। अब हम क्या कहेंगे? बीसलपुर से लाएंगे। बीसलपुर से कितना लाएंगे? फिर हमारी जरूरतें बढ़ेगी। फिर हम कह रहे हैं कि बीसलपुर को और बड़ा करेंगे, और फिर वो भी इसी तरह कहीं न कहीं पहुंच जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कानून की पालना करें। हमने जो प्लान बना रखा है, कहीं पर भी ऐसा अगर कोई अतिक्रमण करता है और इस तरह का, ये अपराध हत्या के अपराध से बड़ा अपराध है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पूरे शहर को पानी
में धकेल रहे हैं। बाढ़ जब अगर आपके घर में पानी भस जाए, आपके बेसमेंट बना रखा है और बारिश, जरा सी बारिश आई और उस बेसमेंट में पानी भर गया, तो आपने क्या किया? बनाई होगी आपने 50 लाख की बिल्डिंग, उससे क्या हुआ? वो सारी धरी रह गई। आप कहीं जा रहे हैं, आप देखते हैं कि रास्ते में रास्ता रुक गया पानी का, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको अस्पताल पहुंचना है, आपको एक मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन क्योंकि रास्ता जाम है, पानी के कारण जाम है। इसलिए जो आपने सड़क जो बनाई है, जो भी पुलिया आपने बनाया है, वो ठीक नहीं है। पानी क्यों नहीं, पानी एक सेकंड भी सड़क पर क्यों नहीं रहना, क्यों रुकना चाहिए? और सड़क वाले बताते हैं कि जो डामर है, इसका और पानी का बैर होता है। पानी उस पर रुका और कोई भी एक वाहन उस पर निकला, वो खड्डा करेगा और ये अगले कई महीनों तक हमको भुगतना पड़ेगा, बारिश के बाद भी। अभी तो हम पानी की, इस बाढ़ को, पानी का जो जमा हो जाता है, इसको भुगत रहे हैं, उसके बाद हम सड़कों के गड्ढों को भुगतेंगे कई महीनों तक। तो जब तक फिर बारिश ना रुक जाए तब तक ये तर्क होगा, दोबारा गड्ढे हो जाएंगे। इसके लिए तो हम शहर के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, एक अपनी आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि हमने तो वोट दे दिया किसी को और अपना टैक्स पे कर दिया, और वो जो मशीनरी बनाई हमने, वो मशीनरी काम नहीं करती, तो क्या करें? वो मशीनरी, डेमोक्रेसी में हमारे जो संविधान है वो ये कहता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है, वो किसके प्रति जवाबदेह है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके प्रति जवाबदेह है? असेंबली के प्रति। तो असेंबली में आके मुझसे जवाब दे, लेकिन असेंबली में या असेंबली में भी तो सवालों को बिल्कुल डाउन कर दिया जाता है कि वे नजरअंदाज के जरूरी नहीं थे, तो फिर क्या करें? खारिज कर दिया। तो फिर लोग ये करें कि असेंबली के बाद जब नए चुनाव में लोग हमारे सामने आए, तो हम उनसे सवाल करें कि साहब आपने 5 साल में, मैं बड़े सवाल नहीं करूंगा, मैं छोटे सवाल करूंगा कि साहब आप, मेरी ये अगली सड़क भी ठीक नहीं हो पाई, तो वो कहेंगे साहब ये तो म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हो, मैं तो एमएलए हूँ। या सांसद कहेगा बड़ी बात करो मेरे से, तो मैं बड़ी बात करूंगा। मैं बड़ी बात ये करूंगा कि आप सारे कानूनों में एक जरा सा फेरबदल कर दीजिए, आप कानून निर्माता है ना। ये जो सारी समस्या इसलिए होती है कि हम हर चीज को रेगुलराइज कर देते हैं। मैंने गलती की, मैंने गलत मकान बनाया, मैंने कुछ जमीन, उसी का नियमन हो गया, वो नियमन हो जाता। आप इसमें से लाइन काट दीजिए नियमन का, नहीं होगा तो मतलब नहीं, बात खत्म। तो ये तो मैं कह सकता हूँ ना अपने उस, जो वो कहता कि नहीं नहीं ये तो म्युनिसिपैलिटी। लेकिन साहब हकीकत इसमें ये है जो आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की रोक के बाद, जहां हम बार बार ये बात करते हैं कि या तो मीडिया या फिर सिर्फ और सिर्फ कानून, न्यायपालिका पर एक जो है नजर बची है कि जहां से कुछ निर्णय आएगा या अवेयरनेस आएगी, मीडिया की बात करें तो रोक के बावजूद, हाई पृथ्वीराज नगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हाई कोर्ट की कंप्लीट रोक के बाद 10 साल में कैसे निर्माण होता चला गया हम सबने देखा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जरा सियासी बात करते हैं। सर आप पानी की बात को, हम जवाबदेही तक पहुंचे, असेंबली तक पहुंचे, चुनाव सर पे हैं, राजस्थान में भी, साथ में 2 राज्यों के और भी, फिर देश के चुनाव आएंगे। पिछले चुनावों में केंद्र में हमने देखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनकी आईटी सेल को बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है उनके उस पद तक, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में। इस बार स्टेट्स में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है, अमित शाह भी अपना एजेंडा दे गए थे। सोशल मीडिया पर दोनों पार्टी पूरी मेहनत कर रही हैं, तो ये जो तकनीक जो है वो सियासी दलों में पूरी पैठ कर गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तकनीक है तो आएगी, आप इससे बच नहीं सकते। और ये तकनीक ऐसी है जो माहौल बनाने में मदद करती है। और राजनेता क्या चाहता है, राजनीति में क्या होता है कि सबसे पहले माहौल बने आपके फेवर में, उसके बाद घर घर जाके लोगों तक पहुंचेंगे। तो माहौल, आप जानते हैं कि कैसे चीजें वायरल होती है, कैसे चीजें भड़कती है। और माहौल को भड़काने के लिए कुछ थोड़ा सा नमक मिर्च लगाना पड़ता है। जो भी खबरें ज्यादा वायरल होती है, कभी स्टडी भी आई है कि जो फेक न्यूज होती है वो 70% अधिक तेजी से चलती है बनिस्बत सही खबर के। सही खबर 30% चलती है, तो वो 70% चलती है, बहुत तेजी से चलती है। तो फिर क्या करेंगे आप, अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए अगले की कुछ न कुछ उल्टी सीधी बात करेंगे, अपने लिए कुछ ऐसी बात करेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का तो लाभ लेंगे वो। अब हमको सतर्क रहना है, एज ए वोटर मुझे सतर्क रहना है कि मैं इन पर भरोसा करूं न करूं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। और एक पार्टी करेगी तो दूसरी भी करेगी। अभी तो 2 बड़ी पार्टियां हैं, हो सकता है कल तीसरी पार्टी कूदे उसमें, 10 पार्टियां होंगी, सभी करेंगे ऐसा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मैं देखता हूं, क्योंकि दोनों पार्टियां करेगी तो कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज करेगी ना एक दूसरे को। होता क्या, कैसे करेंगे कि एक आम आदमी है जो इतना ज्ञान नहीं रखता, तो वो चाहता है कि उसको कुछ पता रहे और वो 4 जनों से बात करे तो उसके पास कहने को कुछ हो। तो ये जो सोशल मीडिया पर चीजें आती है वो उसको एक आर्गुमेंट देती है,
और उसको इसमें सक्षम बनाती है कि वो चार आदमी के बीच बैठ के बात कर सके, क्योंकि उसको अपने अंदर से कुछ उपज नहीं रहा है। तो वो जो आप उसको उपज दे रहे हैं तो वो बात करता है, तो वो बात करेगा तो हो सकता है एक पक्ष थोड़ी चलेगा, दूसरा पक्ष भी आएगा तो एक बहस होगी। और सोसाइटी में अगर बहस होगी तो डेमोक्रेसी में यही होता है, बहस होती है और बहस के बाद लोग किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। स्टेट में जब दोनों ही पार्टीज की बात करें, मेरा बूथ मेरा गौरव में जो उत्तम प्रचार हुई और यही भाजपा की भी बात करें तो कार्यकर्ता तक नाराज है, लगातार जो चीजें आ रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे फोकस करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं, अपने स्थानीय नेताओं के साथ लोगों तक पहुंचने की रणनीति कारगर नहीं हो सकती? वो रणनीति में मुझे मेरा ख्याल बंद है। खबरें आप पढ़ रहे हैं कि वो कोई पार्टी कह रही है कि कार्यकर्ताओं को ये व्यवस्था देगी, पेट्रोल का खर्चा देगी, ये करेगी। अब कार्यकर्ता भी चाहता है कि मैं इतना भागता हूं आपके लिए, मुझे क्या मिलता है? तो ये तरह की नौकरी हो गई। किसी जमाने में राजा गोपालाचारी ने अपनी एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी। उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी जितने भी पदाधिकारी या जो भी कार्यकर्ता होंगे वो मुफ्त में काम नहीं करेंगे, उनको पे करते थे, पार्टी पे करती थी उनको। तो बड़ा हंगामा मचा दुनिया में, क्योंकि माना गया कि राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग समाज सुधार का काम करते हैं, इसलिए थोड़ी करते हैं। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया, वापस मुझे लग रहा है बैक टू स्क्वायर वन हम आ रहे हैं। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए। इस वक्त अब यहाँ एक छोटा सा विराम लेंगे, बलिष्ठ बुधवार की ओर चलेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आज 12:30 बजे आप जरूर देखिएगा देश दुनिया कार्यक्रम, जिसमें करगिल किरण बाकरों की कहानी आपने को देखने को मिलेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।